नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। हम शरीर में बीमारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा हम हार्ट अटैक से डरते हैं, हृदय रोग। और आज हमने अपने स्टूडियो में हृदय रोग विशेषज्ञ पवन सारडा को बुलाया। उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और स्टूडियो में आए और उनसे इस बीमारी के बारे में कई सारी बातें हुई और कई सारी बातें ऐसे हुई जो भ्रामक है, जिनके बारे में हम जानते नहीं है या बेवजह की बात करते हैं और बेवजह डरते भी हैं। डॉक्टर सारडा ने व्यवस्थाओं के बारे में बताया, बीमारी के बारे में बताया और ऑपरेशन कैसे होता है, क्या होता है, तेल कौन सा खाना चाहिए। अक्सर ये कहते हैं कि कौन सा तेल खाएं जिससे बीमारी नहीं हो। तो वैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर तेल कंपनी का नाम नहीं बताते, लेकिन उन्होंने कहा कि तेल को बदल बदल कर खाना चाहिए। वो क्या बात हुई, वो विस्तार से बातचीत हुई, आपका डर कम होगा। आज हम बात करेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय के लिए जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर पवन सारडा। वरिष्ठ चिकित्सक हैं, शानदार व्यक्तित्व हैं और आज हमारे स्टूडियो में पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। धन्यवाद कल्ला साहब। डॉक्टर साहब, मैं हार्ट अटैक के बारे में पूछूंगा। आमतौर पर जब भी कोई साइलेंटली बैठा बैठा मर जाता है उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, तो क्या इसके भी कोई फेज है अलग अलग या केवल सब हार्ट अटैक ही होता है? तो सर, कई बार जो हम सुनते हैं सोसाइटी में, समाज में देखते हैं कि आदमी बैठा बैठे अचानक मर जाता है, तो इसको हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं जी। सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब यह होता है कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जी, उसमें अचानक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या तो बढ़ जाए, आपकी हार्ट रेट अनियमित रूप से बहुत ज़्यादा तेज हो जाए जी, या आपकी हार्ट की धड़कन अनियमित रूप से बिल्कुल ही कम हो जाए, उसको हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और उसमें जनरली मरीज को इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है कि वो अस्पताल पहुंच पाए। और ये सडन कार्डियक अरेस्ट कई कारणों से हो सकता है। ये बेसिकली हार्ट की इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर है। इसका एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि आपके जो हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई है, हार्ट जो खुद पूरे शरीर को ब्लड देता है, उसकी अपनी ब्लड सप्लाई में अचानक रुकावट आना, इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। और यह हार्ट अटैक कैन बी वन रीजन फॉर सडन कार्डियक अरेस्ट, बट सडन कार्डियक अरेस्ट और भी कई कारणों से हो सकता है। तो दोनों कंप्लीटली सेम नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जैसे कहता है कि जो हार्ट के जो डॉक्टर हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, तो अभी कुछ दिनों पहले गुजरात में एक डॉक्टर की डेथ हो गई थी, तो बड़ा बवाल हुआ था कि जो आप जैसे डॉक्टर हैं उनको खुद को नहीं पता चलता कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम है जो मैं उसको ठीक कर लूं, या जैसे आप लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि समय समय पर चेकअप करवाते रहें जिससे आपको पता रहे आपकी हार्ट की क्या पोजीशन है। तो क्या उन डॉक्टर साहब को नहीं पता रहती, जैसे आप हैं तो आपको नहीं पता चलती कि मेरे क्या तकलीफ है या मैं बीमार हूँ? तो सर, हार्ट की बीमारियों के पर्टिकुलर जिन बीमारी की आप बात कर रहे हो, ब्लॉकेजेस की जी, उसके कई वे होते हैं प्रेजेंटेशंस के। एक प्रेजेंटेशन उसका होता है कि भाई वो एंजाइना के रूप में प्रेजेंट करे, एक प्रेजेंटेशन उसका अटैक के रूप में होता है। कई लोगों में बीमारी का जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होता है वो सीधा तेथी होती है। और हार्ट अटैक की बहुत बार ऐसे ब्लॉकेजेस की वजह से होता है जो कि हीमोडायनामिकली बहुत इनसिग्निफिकेंट होते हैं और आपके पास पहले से कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई कई लोगों में हार्ट अटैक उन ब्लॉकेजेस की वजह से होता है जो कि लेस देन 50% होते हैं। और उनको आप टीएमटी से या रूटीन इको से या अन्य ब्लड टेस्ट से आप उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, जांच में पता ही नहीं चलता है। सो रूटीन चेकअप की एक अपनी अहमियत है, ऐसा नहीं कि उसकी एक अहमियत नहीं है। उससे आप बीमारी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप 100% केसेस में उससे अटैक को रोक सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप हार्ट का जब ऑपरेशन करते हैं तो क्या आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है? जैसे कि ऑपरेशन कल 10 ऑपरेशन है, 5 ऑपरेशन है, तो रात को आपको ऐसा नहीं लगता जैसे बहुत प्रेशर है, नींद नहीं आ रही है यार, इतने लोगों को बचाना है करके? ऐसा कुछ होता है सर? थोड़ा प्रेशर तो होता ही है। जब आप एक पब्लिक लाइफ को, एक ह्यूमन लाइफ को डील करते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एक रात पहले। पर्टिकुलरली जब आपको पता है कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है तो वहाँ पे आपको रात को नींद में भी डिस्टर्बेंस होता ही है, थोड़ा सा दिक्कत रहती है। बट धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाते हो। और जब हम काम करते हैं तो वी वर्क एज ए टीम। हमारे पास एक पूरा सिस्टम होता है, हमारे पास रेजिडेंट्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ होता है, प्लस हमारे पास बैकअप भी होता है। तो मल्टीपल लेवल्स के हमारे पास सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस कम हो जाती है। बट नो डाउट जब आप किसी भी ह्यूमन लाइफ के साथ डील करते हो, सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तो हमेशा रहता है। और पर्टिकुलरली हार्ट के केसेस में समटाइम्स देयर आर
some complications which are very rare and you never predict कि they can happen, but very rarely they can happen. So वो एक unknown fear तो देखो थोड़ा सा रहता ही है. एंड दूसरा चैलेंज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो हमें फेस होता है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो मेन पावर के रूप में हो चाहे मशीन्स के रूप में हो, और दूसरा जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उन दोनों में एक मिसमैच रहता है. तो वो एक थोड़ा सा हमारे लिए समटाइम्स कि हमारे पास एक रहता है कि हमें थोड़ा जल्दी करना है, फास्ट करना है, ज़्यादा डिले नहीं करना, और हार्ट में ज़्यादातर लोगों को हम डिले नहीं कर पाते हैं. तो वो भी एक सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हम पे पुट करता है. अभी जैसे डॉक्टर साहब एमडीएम में जैसे सबसे ज़्यादा भीड़ आती है, हालांकि गांधी भी हॉस्पिटल है, लेकिन एमडीएम में आमतौर पर किसी भी बीमारी सीधा दौड़ के सब एमडीएम में आते हैं. तो क्या हार्ट वाले जो है वो ये जो एम्स बनने के बाद एमडीएम में कुछ असर पड़ा, कुछ ठीक हुआ या वैसा ही है सर? सर उतना ही है, क्योंकि बीमारी भी हर साल बढ़ती है, लोगों में अवेयरनेस भी हुई है, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स इतनी अच्छी आ गई है कि हर आदमी इलाज करा सकता है. तो जितने नए अस्पताल खुले हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नो डाउट जोधपुर में कुछ प्राइवेट अस्पताल भी खुले हैं, बट फिर भी मथुरा दास माथुर अस्पताल में उतनी ही भीड़ है. जी. अच्छा, एक वो लोगों को ये रहता है कि प्राइवेट में इलाज कम करवाने की वजह ये होती है कि वो रहता है कि जब भी केस खराब होता है तो वो कहता है गवर्नमेंट में रेफर करो आपको, और गवर्नमेंट डॉक्टर्स को जो है वो अनुभव ज़्यादा होता है क्योंकि वो फ्री चेक कर रहे होते हैं, फ्री ऑपरेशन करते हैं, सब कुछ करके, तो अनुभव ज़्यादा होता है. और प्राइवेट में चूंकि हर चीज़ खरीदने के लिए पैसा लगता है और आपको केवल चिट्ठी लिखनी होती है कि ये मशीन मंगवा लो, ये सरकार दे देगी, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है सर मानसिकता पर लोगों के? सरकारी अस्पताल में क्या फ्री है इसलिए आते हैं या आपका अनुभव ज़्यादा होता है इसलिए आते हैं? सर देखो, 3 कारण है कि लोग सरकारी अस्पताल में आते हैं. पहला कि अगर हम देखें जोधपुर में देखें हम, तो बाकी अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तुलना में मथुरा दास माथुर अस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मशीनों के रूप में भी, पर्टिकुलरली अगर मैं हृदय रोग के बारे में बात करूं तो वो सबसे बेहतर है. चाहे हमारी पहले की गवर्नमेंट हो चाहे अभी की गवर्नमेंट हो, दे वर वेरी सपोर्टिव टू अस कि हमारे पास आज की तारीख में सारी मशीनें जो हार्ट के इलाज में यूज होती है वो सब अवेलेबल है. इंक्लूडिंग रिसेंटली हमारे पास एक ओसीटी करके भी मशीन आई है, जिसमें हम जब हृदय में हम जब स्टेंट लगाते हैं तो हम स्टेंट को देख सकते हैं कि वो स्टेंट कितना सही लगा है या उसको फर्दर मॉडिफाई करना है नहीं करना है, स्टेंट्स के आगे पीछे का एरिया कितना हेल्दी है वो भी हम देख सकते हैं. वो लगभग 1.25 करोड़ की मशीन है जो कि जोधपुर में केवल मथुरा दास में ही अवेलेबल है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है. सो पहला कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. दूसरा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे पास आज की तारीख में रेफर्ड केसेस ज़्यादा आते हैं. हमारे 30% केसेस ऐसे होते हैं जो प्राइवेट से रेफर होके आते हैं, जो वहाँ ठीक नहीं हो पाए या जो प्रोसीजर्स वहाँ नहीं हो सकते हैं किसी भी कारण से, वो यहाँ पर आते हैं. तो हम लोगों की जो एक एक्सपर्टाइज होती है समय के साथ वो ऐसे केसेस को डील करने में ज़्यादा बन जाती है. तीसरा जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, प्लस हमारे पास रेजिडेंट्स होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो बैकअप सपोर्ट होता है वो अन्य अस्पतालों की तुलना में ज़्यादा बेहतर होता है. डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि स्टेंट की जो कीमत जैसे कि गवर्नमेंट ने कम की है और कुछ जो है वो चीज़ 1 लाख की है और उसको 4 लाख वसूलते हैं, क्या ये बात सही है? सर ये बात काफ़ी हद तक सही थी और गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इसको स्टेंट्स की प्राइस को कंट्रोल किया है. सो अगर हम अभी देखें तो 2 तरह की कैटेगरीज में स्टेंट्स आते हैं मोस्टली. एक तो 23,000 की कैटेगरी में है और एक लगभग 37-38,000 की कैटेगरी की स्टेंट्स हैं जी. लेकिन थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यह है कि कुछ जो लेटेस्ट स्टेंट्स हैं दे आर नॉट कमिंग टू इंडिया, बिकॉज कोई भी आप चीज़ को आप डेवलप करते हो तो उसमें एक R&D होती है, उसके डेवलपमेंट की, उसकी रिसर्च की कॉस्ट होती है. तो वो कॉस्ट भी अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पेशेंट से ही वसूल करनी होती है. तो भारत सरकार का जो स्टेप है, इससे लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि जो इलाज है वो आम आदमी की पहुंच में आ गया है. बट इसका एक स्लाइट नुकसान ये है कि जो लेटेस्ट जनरेशन ऑफ स्टेंट्स है दे आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया. कोई भी चीज़ नया स्टेंट आता है अगर मान लो मार्केट में, तो वो इंडिया में 3 से 4 साल बाद आता है. फिर नहीं तो सर स्टेंट में कई बार ऐसी शिकायत होती है, मरीजों के परिजन कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने अंदर डराया हमको कि ये सस्ता वाला लगाओगे तो मर जाओगे, महंगा वाला लियो ठीक रहेगा, और हम अवेलेबल करवा देते हैं. अभी हमारे यहाँ है बंदा, फट से बुलाते हैं और वो 3 लाख 4 लाख का स्टेंट पकड़ा देता है. सर देखो, पहली बात तो कि स्टेंट्स 2 तरह की आती हैं
जी। पहला बेयर मेटल स्टेंट, जो कि आज के ज़माने में प्रैक्टिकली यूज ही नहीं होता है। अच्छा, आई थिंक इट्स नॉट अवेलेबल वो ऑल्सो। कितने में आता है सर? बेयर मेटल स्टेंट जो आता है वो 7,000 का आता है, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल। अननेचुरली, वो तो सो बहुत इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जी। अभी जितने भी मार्केट में स्टैंड्स आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, इंडियन भी है, अमेरिकन भी है, जापानीज भी है, दे ऑल आर ड्रग एलिटिंग स्टैंड्स। और 5 तरह की ड्रग्स होती है अलग अलग स्टैंड्स के अंदर। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो कोई भी ड्रग एलिटिंग स्टैंड्स है, दे ऑल आर सेम। नो वन कैन क्लेम कि हम उनसे बेहतर हैं। इवन जो 5 तरह की ड्रग्स आती है, दे ऑल आर इक्वल। वो क्या रेट में आता है सर? तो उसमें 2 कैटेगरी के स्टैंड्स आते हैं, एक 23,000 की कैटेगरी के स्टैंड आता है जी। और एक 37-38,000 की कैटेगरी का बस स्टैंड ये आता है। 37-38 तो दे आर लास्ट ओनली है। 2 कैटेगरीज, मतलब 40,000 से ऊपर कोई भी स्टैंड नहीं होता। नहीं आता है। तो फिर सर वो मरीज के परिजन कहते हैं हमने 1.5 लाख में स्टेंट लिया, 2 लाख में सर लिया। उसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है उनकी एक अपनी स्टैंड, जब आप एंजियोप्लास्टी करते हो तो उसमें स्टैंड एक पार्ट है, बट उसके अलावा भी उस प्रोसीजर के लिए बहुत सारे सामान चाहिए होते हैं। तो पुट ए स्टेंट, आपको स्टेंट डालने के लिए उसके स्टेंट से पहले आप जगह बनाते हो, स्टेंट के बाद में आप ऑप्टिमाइज करते हो, और कई बार आपको स्पेशल कैमरे से स्टेंट्स का अपोजिशन भी देखना होता है कि स्टेंट बिल्कुल परफेक्ट लगा है, क्योंकि एंजियोग्राफी भी हर चीज़ नहीं बता पाती है। तो उन सब की कॉस्ट की वजह से वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है कि मरीज कहता है कि उसको 1.5 लाख लगा है। तो सर गवर्नमेंट में कितना खर्च आता है फिर? तो गवर्नमेंट की हम बात करें, मथुरा दास माथुर अस्पताल में वैसे तो सरकारी अस्पताल में इलाज सब कुछ फ्री है। जो भी राजस्थान का निवासी है, चाहे उसके पास चिरंजीवी हो चाहे नहीं हो, एंजियोप्लास्टी फ्री होती है। ड्रग एलिटिंग स्टेंट लगता है, और हमारे यहाँ पे हम प्योरली अमेरिकन स्टेंट्स लगाते हैं। वो स्टेंट वो गवर्नमेंट ही दे रही है फ्री में? तो वो गवर्नमेंट देती है। हमारे पास 4 कैटेगरी के अमेरिकन स्टेंट्स हैं, चारों अपने आप में बहुत अच्छे स्टेंट्स हैं। प्रैक्टिकली इनसे अच्छे स्टेंट्स दुनिया में कोई नहीं है। तो केवल भ्रम फैलाया हुआ, वो 2 लाख का महंगा वाला है, अच्छा है, वो 4 लाख का, कोई महंगा नहीं है। सब तो बेकार कोई बात है। स्टेंट 2 लाख का है ही नहीं, 40,000 से ऊपर का कोई स्टेंट नहीं होता है। बाजार में अगर हुआ कोई- है एक वो। कोई 2 लाख देता है तो वो बाद में उस प्रोसीजर के कॉस्ट दे रहा है। अच्छा, स्टेंट की अपनी कॉस्ट है, वो 40,000 से ज्यादा क्रॉस कभी नहीं करेगी। तो सर यहाँ अगर एमडीएम में जैसे इलाज करवाते हैं हार्ट का कोई, और आप स्टेंट लगाते हैं तो उसका सब फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल शून्य, अगर वो जीरो, राजस्थान का निवासी है तो फ्री होता एकदम है। जीरो। और अगर कोई राजस्थान का निवासी नहीं है और उसके एक स्टेंट लगना है तो लगभग 50,000 के आसपास खर्चा आता है, और 2 स्टेंट लगने होते हैं तो लगभग 80,000 के आसपास खर्चा आता है। वो भी उन लोगों के लिए जो राजस्थान के निवासी नहीं है। बाकी जो राजस्थान के निवासी है उन सब के लिए फ्री है। तो ये सर बिल्कुल फ्री वाला जो स्टेंट लगाने का, ये कब से शुरू हुआ है? सर इसको लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं। जो हमारी चिरंजीवी योजना आई थी, जिसमें लगभग सभी को कवर किया गया है। इवन जिनके चिरंजीवी कार्ड नहीं बने हुए हैं उनको भी उनके भी एंजियोप्लास्टी फ्री होती है। एक मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना, जिसको एनआरडी बोलते हैं, उसके थ्रू फ्री हो जाता है। इवन कई बार लोकल लेवल पे भी इमीडिएट चिरंजीवी कार्ड बनाने की भी एक व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा। जिनका चिरंजीवी नहीं बना हुआ है उनका इमीडिएट चिरंजीवी बन जाता वही है, अस्पताल में बन जाता है, अस्पताल में ही बन जाता है जी। तो उनका भी इलाज चिरंजीवी के थ्रू फ्री हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये पहले तो होता था हार्ट अटैक का मतलब यार 90 साल का है, 95 साल का, 80 साल का है, अब 35, 25, 22, 18 सबको अटैक आ रहा है। सर नो एज इज इम्यून फॉर हार्ट अटैक। नहीं पर सर इन दिनों ये ज्यादा होने लगा, पहले हम लोग नहीं सुनते थे सर। सर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हम बहुत सारे यंग अटैक देखते हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि भाई हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। सो जो डायबिटीज है, जो हाइपरटेंशन है, जो कोलेस्ट्रॉल है, पहले जो 50 साल के बाद होते थे जी, आज की तारीख में हम यंग एज में भी बहुत सारे लोग मरीज देखते हैं जिनको डायबिटीज है, जिनको बीपी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है। सो एक कारण तो जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट के, वो हमारे यहाँ पे एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन 10 साल पहले हो जाते हैं। उस वजह से हम लोग भी जो हार्ट अटैक है जो बाहर की तुलना में हम लोग 10 साल पहले देखते हैं। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये है कि फिजिकल इनएक्टिविटी आ गई। हम सब लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि हमारी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तीसरा कि हर एक की लाइफस्टाइल में मानो मत मानो कुछ अमाउंट में स्ट्रेस होता है, और ये स्ट्रेस डेली का होता है, और डेली थोड़ा थोड़ा जो स्ट्रेस होता है उसका कम्युनिटी इफेक्ट आता ही है जी। सो ये सारे फैक्टर्स मिलकर के हमारे देश को उस एज ग्रुप में पुट करते हैं कि हम लोग ज़्यादा यंग अटैक देखते हैं। एज कम्पेयर टू अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन तुलना करें तो हमारे यहाँ पे अटैक एवरेज पॉपुलेशन में 10 साल पहले आते हैं।
अच्छा सर, थायराइड का भी हार्ट पे कोई असर पड़ता है? थायराइड का कुछ? सर थायराइड का कम होना और ज़्यादा होना दोनों हार्ट को इफेक्ट करता है, बट थायराइड अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो यूजुअली उसमें दो प्रॉब्लम्स आती है, एक हार्ट की धड़कन कम होना और दूसरा हार्ट के चारों तरफ पानी भरना। बट ये दोनों बड़ी सिंपल बीमारी है, जैसे ही आप थायराइड को सप्लीमेंट करोगे आपकी दोनों बीमारियां ठीक हो जाती बिना किसी डायरेक्ट हार्ट के इलाज के। और जिसका थायराइड ज़्यादा है, जिसको हाइपरथायराइडिज्म है, उनमें क्या होता है हार्ट बीट ज़्यादा होती है या एएफ हो सकता है, और लंबे टाइम तक एएफ रहे तो वो हार्ट की पंपिंग को कम कर सकता है। बट थायराइड का हार्ट का डेफिनेट कनेक्शंस हैं, लेकिन थायराइड का अपना इलाज इतना सिंपल है कि अगर आप थायराइड का इलाज करो तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बिना हार्ट के डायरेक्ट ट्रीटमेंट के आप हार्ट के ऊपर थायराइड का जो भी इफेक्ट आता है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। मतलब वो गोली लेते हैं आप थायराइड की, वो हाँ, जिसको कम है वो थायरोक्सिन की गोली लेगा, जिसको हाइपरथायराइडिज्म है उसके लिए भी कार्बिमोजेपिल गोली आती है, वो आप लो थायराइड कंट्रोल करो तो आपकी हार्ट बीट धड़कन सब कंट्रोल हो जाती है। एक सर बड़ा विवादित मामला हमेशा रहा है सरकारी अस्पताल का कि कोई भी इलाज कराने जाओ डॉक्टर साहब के बंगले पर जाके मिलो, उनको फीस दो तो अच्छा इलाज होता है। और हार्ट में खास तौर से कहा जाता है कि यार अगर आप पहले करवाना है, बचना है, मरना नहीं है, तो एक बड़ा मोटा अमाउंट तो किसी दलाल को देना पड़ता है, किसी मेडिकल स्टोर वाले को देना पड़ता है, या किसी एमआर को पकड़ना पड़ता है, स्टेंट बेचते हैं उनको पकड़ना पड़ता है, तब आपका इलाज अच्छे से होगा, जल्दी हो जाएगा, वरना आप मर जाओगे। सर इस सवाल के मैं देखो फेजिस में उत्तर देता हूँ। पहला कि आज की तारीख में कोई दलाल नहीं है जी। गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्लस एक मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना, उसमें राजस्थान के सभी निवासियों के लिए इलाज पूर्णतः फ्री है। और जो भी आदमी इलाज लेता है उसको पीछे से फोन भी आता है कि आपके इलाज में किसी तरह का कोई पैसा तो नहीं लगा है। तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है और आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं कि भी किसी का किसी भी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी पैसा लगा हो। नंबर एक चीज, सो कोई दलाल नहीं है, सबका इलाज हार्ट की सभी बीमारियों के लिए फ्री है, नंबर एक। नंबर दो, हम हमारे डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो एंजियोग्राफी होती है वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम की 6-7 बजे तक चलती है। हर डे, हर डॉक्टर के डे होते हैं, सबके 2-2 दिन बने हुए होते हैं। तो इवन आप शाम की 7 बजे तक भी आप अस्पताल जाओगे आपको वहाँ पर सीनियर डॉक्टर अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि किसी अन्य डिपार्टमेंट में मथुरा दास में नहीं है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट की अपनी खासियत है कि इवन शाम की 7 बजे तक भी अगर आप मथुरा दास जाते हो आपको सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पर कैथ लैब के अंदर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उनसे मिल सकते हो। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली आपको एडमिट किया जा सकता है, इमीडिएटली आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास घर ही जाना पड़ेगा या घर पे फीस देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, इस सवाल से थोड़ा सा हटके एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको मथुरा दास माथुर अस्पताल का अधीक्षक बनाया जाए तो क्या बदलाव करना चाहेंगे? तुरंत प्रभाव से ये बदलाव करूंगा मैं। सर मैं बनना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहला कि हमें सफाई पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। दूसरा यह है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक सेंसिटिव होना चाहिए। हम आज भी किसी भी रूप में कोई भी मरीज हमारे पास आता है तो बीमार आता है, कोई भी अपनी इच्छा से अस्पताल नहीं आता है, वो तड़पता आता है। आज जब हमें खुद को छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है तो हमें पता होता है कि हमें कितनी पीड़ा होती है। और जो आदमी अस्पताल आता है उसके पास पहली पीड़ा क्या है कि बीमारी है, दूसरी पीड़ा वो गांव से आता है तो उसके लिए जोधपुर अपने आप में और अस्पताल अपने आप में बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी चीज है, तो वो अस्पताल में आकर के भटक जाता है। अस्पताल में आना उसके लिए एक डर का कारण है जी। और तीसरा वो गरीब है, तो कोई भी आदमी गरीब होता है तो उसमें भी एक कहीं ना कहीं लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो उसको ऐसा नहीं कि वो बीमारी की से ही पीड़ित है, बीमारी के साथ गरीबी भी है और उसमें अशिक्षा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो चीजें होती है वो बेचारा डरावा होता है। तो हमारा सिस्टम इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि हम उसको हर तरीके से फिजिकली भी एंड साइकोलॉजिकली भी हम ट्रीट करें और हमारा ट्रीटमेंट अच्छा हो, हम उसको एक क्वालिटी ट्रीटमेंट दें। ऐसा नहीं कि हम उसका इलाज करें, जब वो हमारे यहाँ से जाए तो ही शुड गो होम विद स्माइलिंग फेस, जैसे विदेशों में दिखाया जाता है। बिल्कुल कि आप जब इलाज तो चलो बहुत लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इलाज अच्छा नहीं होता, इलाज अच्छा होता है, बट जब वो घर जाए तो इलाज के साथ साथ उसके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए कि मुझे बहुत अच्छी सर्विस मिली। हॉस्पिटल के साथ साथ अच्छी हॉस्पिटलिटी भी होनी चाहिए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम का कोई फर्क पड़ता है हार्ट पे, हार्ट अटैक पे? सर्दी, गर्मी, बरसात?
सर हार्ट की जो बीमारी होती है वो हर मौसम में होती है। सीजनल वेरिएशन का इतना ही होता है कि सर्दियों में थोड़े से अटैक बढ़ जाते हैं एंड कुछ मात्रा में अटैक्स जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेट होकर के आते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि काफ़ी सारे हार्ट के मरीज जो होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं, उनमें लंग की अस्थमा की डिजीज़ होती है, तो इवन आपके बहुत सारे फ्लू वायरसेस भी एक्टिव हो जाते हैं। तो कई बार हार्ट का प्लस रेस्पिरेटरी डिजीज़ का कॉम्बिनेशन के साथ मरीज प्रेजेंट करते हैं और ऐसे मरीज ठीक होने में टाइम लेते हैं। बट अपन ये कहेंगे गर्मियों में अटैक नहीं आते हैं या गर्मियों में हम बिल्कुल इम्यून है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्दी में हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है शरीर को गर्म करने के लिए, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, पंपिंग तो हार्ट की अपनी सेम होती है, बट सर्दियों में बिकॉज ऑफ कोल्ड टेम्परेचर हमारे बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर ठंड की वजह से, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लाक रप्चर को प्रमोट करते हैं। इसलिए हम हार्ट के मरीजों को कहते हैं कि बहुत ठंड में बाहर ना निकले, ठंड से बचें। अगर आप मॉर्निंग वॉक में भी जाते हो तो उस समय निकल जाएं जब आपकी हल्की धूप निकल आए। खाने पीने में सबसे खतरनाक क्या चीज़ है जो हार्ट पे तुरंत अटैक करती है? जैसे अभी जो वो हम लोग वो पुराने से चीज़ें खाते हैं, वो जो विदेशों में खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, वो सब कुछ, तो इसका क्या असर है सर? और घर का खाना खाते हैं उसमें कितना बचा जा सकता है सर? ये आम जनता का सवाल है और एक डर और एक परेशानी चल रही है। सर देखो, किसी भी बीमारी का जो इलाज स्टार्ट होता है वो सबसे पहले डाइट से स्टार्ट होता है। आपकी डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, नॉट फॉर हार्ट डिजीज, फॉर एनी डिजीज, चाहे वो किडनी की हो, लीवर की हो या और भी शरीर के किसी भी अन्य ऑर्गन की डिजीज हो, डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो सबसे पहले जब हम बात करें तो पहला आता है ऑयल। तो लोग हमसे बहुत सारे सवाल करते हैं कि साहब ऑयल कौन सा खाना चाहिए या कितनी मात्रा में खाना चाहिए, तो इसका सिंपल सा आंसर होता है कि नो ऑयल इज एंटायरली गुड फॉर हेल्थ, नो ऑयल इज एंटायरली बैड फॉर हेल्थ। कोई भी ऑयल पूर्णतया अच्छा नहीं है, कोई भी ऑयल पूर्णतया खराब नहीं है। ऑयल के लिए इतना ही होता है कि थोड़ा कम यूज करना होता है, बदल के यूज करना होता है, एंड हमें बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड यूज नहीं करना होता है, ओवर कुकिंग नहीं करनी होती है। कई बार आप ओवर कुकिंग, जैसे आप जो तली हुई चीज़ें खाते हैं उसमें क्या सेम ऑयल बार बार यूज होता है, सही है। तो जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं उनमें कुछ कन्वर्जेंस हो जाते हैं। जोधपुर में तो मिर्ची बिना खाए हम जी नहीं सकते सर। सो वो ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाते हैं जो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, तो उनका ध्यान रखना था। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल कम यूज होना चाहिए, बदल के यूज होना चाहिए। और बदल के माने जैसे सर जैसे इस बार आपके घर में कभी आपने राइस ब्रान यूज कर लिया, कभी सफोला यूज किया, कभी सनफ्लावर यूज किया, कभी तिल्ली का यूज किया, कभी मूंगफली का यूज किया, तो हर एक ऑयल की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है जी। और कोई भी ऑयल का बैड इफेक्ट तभी आता है जब हम बार बार एक ही ऑयल को खाते हैं तो उसका कम्युलेटिव नेगेटिव इफेक्ट बॉडी में बनने लगता है। तो आप बदल के यूज करो सो डेट उनका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो जुड़ेगा नहीं आपकी बॉडी के अंदर। सो बदल के यूज करना। दूसरा सॉल्ट इंटेक है। सो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है, पर्टिकुलरली जोधपुर की डाइट होती है, उनमें जो हमारी बॉडी में सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसमें से 2 से 3 गुना ज़्यादा नमक होता है, तो स्लाइटली साल्ट रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। दूसरा ये होता है। और तीसरा जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको अवॉइड करना होता है। जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, शुगर से, वो अवॉइड करनी चाहिए। पर्टिकुलरली जिनको डायबिटीज है उनको तो ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जितने भी हार्ट के रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें जो सबसे खराब रिस्क फैक्टर होता है वो डायबिटीज माना जाता है। ये कहते हैं सर बिना तेल की सब्जी भी बनती है, तो क्या शरीर में घी तेल की जरूरत है क्या? ऑब्वियसली बिल्कुल जरूरत होती है सर, इसीलिए मैंने कहा था कि नो ऑयल इज एंटायरली बैड फॉर हेल्थ और एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड। और घी का सर हमारे यहाँ तो घी बहुत खाया जाता है। सब एक सीमित मात्रा में यूज करिए, कोई नुकसान नहीं है सर। इसलिए जैन धर्म में एक शब्द आया सम्यक। सम्यक जी, बिल्कुल उसका मतलब ही यही है कि चीज़ें बिल्कुल, हम जैसे कोई भी बीमारी का किसी चीज़ के साथ इफेक्ट देखते हैं तो वो जो कर्व होता है ना वो यू शेप या जे शेप होता है। सो आप कर्व के इस तरफ भी जाओगे तो बीमारी की रिस्क बढ़ती है, इस तरफ भी जाओगे तो बीमारी की रिस्क बढ़ेगी। एक बीच का पोर्शन होता है जिसको हम मॉडरेशन बोलते हैं, जिसको हम बैलेंस्ड बोलते हैं, जहाँ पर बीमारी की रिस्क सबसे लोवेस्ट होती है। तो आपको बैलेंस्ड लाइफ जीनी होती है। अच्छा, इन दिनों लोग जो जिम जाते हैं, कई सारे फिल्म स्टार्स जिम जाते जाते वो एक्सरसाइज करते करते मर जाते हैं, इसका क्या वजह से? सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि आफ्टर 40 जी बहुत
कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए हमें। अच्छा, इसलिए मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, मॉडरेशन। सो डाइट हो चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, दोनों का जब बॉडी पे इफेक्ट होता ना, वो जे शेप होता है। आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, फिजिकल इनएक्टिव हो, वो भी नुकसानदायक है। और आप बहुत ओवर एग्जर्ट भी करते हो, पर्टिकुलरली आफ्टर 40, वो भी कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि कुछ मात्रा में डिजीज काफी लोगों में 40 साल तक छोटे मोटे प्लाक्स बच जाते हैं। और अगर आप ओवर एग्जर्ट करते हो तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि प्लाक रप्चर करके सडन अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट कहने का मतलब एक लिमिट में एक्सरसाइज हो, हर एक चीज बैलेंस्ड। 40 के बाद आप 60 70 100 किलो 40 किलो करने की कोशिश करते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। चाहिए मतलब। बिल्कुल, वो कर रहा है 60 किलो का तो मैं भी 60 किलो में करूं। बिल्कुल, और एवरी बॉडी इज डिफरेंट। हाँ, वो स्क्वाट कर रहा है 15 तो मैं भी आज ही 15 कर लूं, ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, एज ए स्पेशलिस्ट, आप हार्ट के स्पेशलिस्ट है, समाज को कोई खास एक मैसेज देना चाहें हार्ट को ठीक करने के लिए या अच्छा रखने के लिए अपनी तरफ से? तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि हमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए जी अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए। इट्स नॉट फॉर हार्ट, अपनी एक जनरल हेल्थ के लिए भी व्यक्ति में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इस अवेयरनेस का पहला पार्ट होता है कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड हो, हमारी लाइफ में कुछ मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी हो, हमारी लाइफ में जितना हम स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं वो होना चाहिए। और स्ट्रेस मिनिमाइज करने को आज की तारीख में ना बहुत कॉमनली हम देखते हैं मोबाइल। सो ओवर यूज ऑफ मोबाइल ने क्या कर दिया है कि हमें फिजिकली भी इनएक्टिव बना दिया। बिल्कुल सही है। आदमी घर में 4 लोग भी हैं तो चारों मोबाइल पे बैठे हैं, आपस में बात नहीं करते हैं। तो हमारे जीवन से जो लोगों से, जब पहले का जो हमारा समाज था, जब हम एक दूसरे से मिलते थे, करते थे, हंसी ठिठोली होती थी, वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन से कम हो गई है बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ मोबाइल। हर आदमी बिजी रहता है, सबकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत बिजी होती है, लेकिन जो बचा हुआ टाइम है उसको एक दूसरे से मिले जुले बातचीत करें, बिल्कुल सही पर्पज के लिए यूज करें। तो ये चीज होनी चाहिए। और कभी भी हमें कोई सिम्टम्स हो, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है उसके पास जाकर के आप चेक करा लो। कभी ये मत मानो कि यार मेरे को ये सिम्टम हुआ तो गैस की वजह से होगा। अक्सर सर अटैक का मामला लोग गैस से जोड़ते हैं, क्योंकि हर आदमी, कोई भी आदमी हमेशा अपने लिए अच्छा ही सोचता है। किसी को चेस्ट पेन भी होगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे को हार्ट की तकलीफ होगी, वो ये सोचेगा कि गैस की वजह से। कोई आदमी अपने लिए खराब क्यों सोचेगा? लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों के सिम्टम्स काफी सिमिलर है। और बहुत बार एक सिंपल ईसीजी से भी काफी लोगों में हम अटैक से बच सकते हैं या अटैक का इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो कभी ऐसी प्रॉब्लम हो, आप इमीडिएटली पर एटलीस्ट ईसीजी करवा सकते हैं और जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर है उसको दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक अलग तरह की हेल्थ की बात करते हैं, मनोरंजन भी एक हेल्थ का बड़ा पार्ट है। तो डॉक्टर साहब, आप फिल्में देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ, फिल्में देखता हूँ मैं। तो सर लेटेस्ट कोई फिल्म जो आपको याद और उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो, कोई बताएं कौन सी फिल्म अच्छी थी? सर मुझे मोस्टली कॉमेडी और रोमांटिक फिल्में अच्छी लगती है। लाइक गोलमाल सीरीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ऑल द बेस्ट। तो ये कॉमेडी फिल्में मुझे अच्छी लगती है बिकॉज आपकी लाइफ में वैसे ही इतनी भागदौड़ रहती है, तो आपको हंसने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो जो लाइट मूवीज होती है वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। मुझे बहुत ज़्यादा मारदार वाली फिल्में पसंद नहीं है। अच्छा, कोई गाना जो आपको सबसे अच्छा गाना लगता है, ये फिल्म का एक गाना बहुत अच्छा था, किसी भी फिल्म का कोई भी गाना? मुझे बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं, गाने पुराने गाने बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे एक मन्ना डे का गाना है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और भी पुराने गाने मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। मतलब कभी जब फ्री टाइम होता है तो उनको सुनता हूँ बिकॉज ये आपको ना वापिस से एनर्जी देते हैं। बिकॉज आपको काम करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए होती है। उस गाने के समय हम बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, कई साल पीछे, और बड़ा वो रोमांटिक से लगने लगता है। और कई गानों के साथ आपकी बचपन की यादें जुड़ी होती है। बिकॉज कुछ गाने आपके बचपन में आए होते हैं तो आपको याद होता है ये जब गाना आया था तो 7वीं में था, 7th में था, 8th में था, तो कुछ आपकी अच्छी यादें जुड़ी होती है। मतलब तो ये सब चीजें आपको अच्छा रखती है, फिट रखती है। सर, सेवानिवृत्ति के बाद फिल्म में काम करना पसंद करेंगे? मैं ऑफर दे रहा हूं सर, क्योंकि मैं फिल्म डायरेक्टर हूं इसलिए कह रहा हूं। अभी तो काफी मैं अपना एक आर्टिस्ट ढूंढ रहा हूं सर। अभी तो लगभग 20 से 21 साल की जो बाकी है जी। एंड मैं इस काम को बहुत अच्छा लगता है। मुझे कार्डियोलॉजी बहुत अच्छी लगती है। अगर मुझे दोबारा जीवन मिले या समय पीछे हो जाए और मुझसे पूछा जाए कि आप क्या बनोगे,
जी। तो मैं आज भी वापस से कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहूंगा। बट नो डाउट अगर कभी मौका मिला तो फन के लिए क्यों नहीं कर सकते। फिल्म में एक्टिंग करेंगे सर आप? क्यों नहीं, तो मुझे आती नहीं है, बट यस कोई भी नई चीज सीखने के लिए कोई परहेज नहीं है, चाहे वो डांस हो चाहे कोई भी चीज हो, मतलब जी जी आदमी को हमेशा सीखते रहना चाहिए। सर मेरे लिए मौका है, मतलब कि आपको मैं ऑफर करूंगा कभी आके। थैंक यू सर, मैं आपको मेरी अपनी फिल्म के लिए बुलाऊंगा सर जल्दी। और दर्शकों के लिए ये बहुत अच्छा जो बातचीत हुई मेरी कि एक्चुअल हार्ट अटैक से हम सभी लोग डरते हैं। हार्ट अटैक का मतलब सीधा सोचते हैं कि बस तुरंत मृत्यु हो जाएगी, हम मर जाएंगे। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स हैं हमारे पास जो आप तुरंत नहीं मरेंगे। हार्ट अटैक मुझे भी आ सकता है, किसी को आ सकता है, लेकिन हम कोशिश करें जब कभी हमें लगे कि ये प्रॉब्लम हार्ट की है, दिल की है, तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अच्छे दिल वाले डॉक्टर हमारे पास खूब सारे डॉक्टर्स हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें, राजस्थान आज तक देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।